मित्रों नमस्कार, मैं अरविंद यादव एग्ज़ाम फ्रेंड 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हूँ। कक्षा 10 यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम को लेकर के दोस्तों हम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो हमने देखा कि कक्षा 10 में जो 20 प्रश्न बहुविकल्पी आते हैं उसमें जो 10 प्रश्न हैं वो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से होते हैं। उसमें पिछले दिनों हमने उस गद्य साहित्य के इतिहास को पढ़ा कि जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग यानी उसी को हम शुक्ल युग के नाम से जानते हैं, फिर शुक्लोत्तर युग है। उन 4 कालखंडों में कौन कौन लेखक महत्वपूर्ण रहे, उन लेखकों को हमने देखा, उनकी कौन सी रचनाएं रहीं, उन रचनाओं को हमने देखा। और हमने केवल उस वीडियो में हमने केवल उन्हीं लेखकों और उन्हीं रचनाओं को लिया जो विगत कई वर्षों से बोर्ड के पाठ्यक्रम में पूछे गए हैं। इसके बाद उसमें हमने देखा कि किस कालखंड में कौन सी पत्रिकाएं निकलती हैं। इस पत्रिका से भी एक प्रश्न जरूर रहता है कि कौन सी पत्रिका किस युग की है। तो हमने उसमें कुल 10 पत्रिकाओं को देखा था। तो 10 पत्रिकाएं जो 5 भारतेंदु युग में थीं और 5 उसके बाद द्विवेदी युग की थीं। उन्हीं 10 पत्रिकाओं में से कोई न कोई एक पत्रिका आपके पाठ्यक्रम में मिल ही जाएगी, आपके बोर्ड परीक्षा में मिल ही जाती है। इसके बाद हमने एक वीडियो लिया है, बनाया है कि जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित गद्य लेखक हैं उन गद्य लेखकों का जन्म स्थान कहाँ है, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनके माता पिता कौन थे और उनकी कौन सी रचनाएं हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है। हमने केवल उन्हीं रचनाओं को लिया है जो बोर्ड परीक्षा में अब तक पूछी जाती रही हैं या अब तक पूछी गई हैं, या जिनकी संभावना है कि इस वर्ष भी उनमें से आपको 2-3 रचनाएं मिल जाएंगी। या निश्चित है कि 7 लेखक हैं आपके पाठ्यक्रम में, उन 7 लेखकों की कौन कौन सी रचनाएं हैं जो विगत वर्षों में पूछी गई हैं, उन रचनाओं का एक संकलन यहाँ हम रखे हैं। और इससे साथ ही साथ एक प्रश्न आपको और मिल जाएगा कि जो लेखकों का जीवन परिचय आता है। तो इसी शॉर्ट वीडियो में आपको हम जन्म और जन्म स्थान, मृत्यु, माता और पिता का नाम भी बता देंगे, उन रचनाओं को बता देंगे ताकि आपको जीवन परिचय वाला क्वेश्चन भी इसी से आपको कवर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हमने हेडिंग भी दिया है कि पाठ्यक्रम में संकलित गद्यकार व रचनाएं। ऐसे हम एक वीडियो और लेके आएंगे जो कवियों का होगा, लेकिन ये जो है केवल गद्यकारों का है। और 7 गद्यकार हैं, 7 ही गद्यकारों की रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। उन 7 को हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे, उन रचनाओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो रचनाएं विगत वर्षों में पूछी जाती रही हैं या पूछी गई हैं या जिनकी संभावना है पूछी जाने की 2024 के परीक्षा में। तो देखिए, एक कॉलम हमने बनाया है गद्यकार का और दूसरा कॉलम उन गद्यकार की रचना का। और यहीं हमने यह भी जिक्र कर दिया है कि वो रचना किस विधा की है। तो चूँकि हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे कि क्वेश्चन 2 तरह से आते हैं। एक तो सीधा सीधा रचना दे देता है, पूछता है कि किसकी रचना है, तो और दूसरा की रचना दे देता है और पूछता है कि ये किस विधा की रचना है। तो हमने यहाँ विधा का नाम भी दे दिया है। आइए देखते हैं। पहला जो पाठ है वो मित्रता है। उसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। मित्रता पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो पहले जो गद्यकार हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई। इनकी माता का नाम विभासी देवी तथा पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनका जन्म स्थान बस्ती जिला है, उत्तर प्रदेश में अगौना गांव है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पहला जो
गद्य लेखक हैं या लेखक हैं तो गद्य ही लिखेंगे। तो पहले जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म समय जो है 1884 ईस्वी, मृत्यु 1941 ईस्वी में। माता का नाम विभासी देवी, पिता चंद्रवली शुक्ल, जन्म स्थान अगौना जो बस्ती जिले में है, और बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में है, यानी अपने ही प्रदेश के हैं। ये तो इनका जन्म परिचय हुआ। तो यहीं से हम अगर परिचय लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चंद्रवली शुक्ल व माता का नाम विभासी देवी था। इनकी जो स्कूली शिक्षा हुई थी वो केवल कक्षा 10 तक हुई थी। उसके बाद इन्होंने स्कूली पढ़ाई नहीं की। इसके बाद ये काशी विश्वविद्यालय, जिसको आज हम BHU के नाम से जानते हैं, BHU में ये हिंदी विभाग में एज ए व्याख्याता इनकी नियुक्ति हुई। फिर बाद में विभागाध्यक्ष बने। उसके बाद वहीं कुलपति तक जो है इन्होंने इन पदों को सुशोभित किया। और इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी वे रचनाएं यहाँ हम लिखे हैं या बता रहे हैं कि जो बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं या अब तक पूछी गई हैं। तो ये 2 रचना ऊपर की हमने लिखा है कि चिंतामणि और विचार वीथी, ये दोनों रचनाएं इनकी निबंध हैं। 2 रचनाएं हैं रस मीमांसा और त्रिवेणी। ये 2 रचनाएं हिंदी साहित्य में आलोचना विधा में लिखी गई, यानी ये आलोचना है। कौन कौन? तो रस मीमांसा और त्रिवेणी। इसके बाद 11 वर्ष का समय, यह एक कहानी है इनकी। यही एक कहानी, एक ही कहानी ये लिखे हैं। यही कहानी कई बार जो है विगत वर्षों में बोर्ड के परीक्षाओं में पूछी गई हैं। तो इस तरह इनकी जो 5 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है शुक्ल जी की, उन 5 रचनाएं 3 विधाओं में हैं। यानी एक रचना 11 वर्ष का समय कहानी विधा में है, रस मीमांसा और त्रिवेणी ये 2 रचनाएं आलोचना विधा में हैं। तो अगर पूछ दे कि त्रिवेणी किस विधा की रचना है, तो त्रिवेणी आलोचना विधा की रचना है। पूछ दिया कि रस मीमांसा किस विधा की रचना है, तो रस मीमांसा आलोचना विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। विचार वीथी किस प्रकार की रचना है, तो विचार वीथी भी निबंध है। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में जो दूसरे लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। और जयशंकर प्रसाद के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 में जन्म लिए थे और इनके जन्म के 5 साल बाद यानी 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। इनकी जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 1937 में हुई और शुक्ल जी की मृत्यु 1941 में हुई। तो इस तरह जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी और मृत्यु 1937 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद के माताजी का नाम मुन्नी देवी तथा पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। नहीं, जयशंकर प्रसाद की माता का नाम मुन्नी देवी और पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये वैश्य परिवार में थे, यानी बनिया परिवार में इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान इनका काशी है। काशी यानी जो वर्तमान बनारस है, जिसको आज हम बनारस कहते हैं या वाराणसी कहते हैं वर्तमान में, इसी वाराणसी को पहले काशी कहा जाता था। तो इनका जन्म काशी में हुआ था। ये भी उत्तर प्रदेश के ही लेखक हैं। अब इनकी अगर रचना पे बात करें तो उन्होंने रचना तो बहुत लिखा है, लेकिन हाँ यहाँ उन रचनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं कि जो आपके पाठ्यक्रम के साथ साथ बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कई बार पूछी गई हैं ये रचनाएं। और इनका एक संकलन मैंने एक पास रखा है और इस रूप में रखा है कि वो विधाओं के साथ रखा है कि ये किन किन विधाओं में रचना किए हैं। तो सबसे पहले एक कहानी, कौन कौन सी कहानी लिखे हैं? लिखे तो कहानी बहुत हैं,
लेकिन कौन कौन इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण इनकी कहानियाँ हैं जो पूछी जाती हैं, तो एक आकाशदीप कहानी है जो कई बार पूछी गई है, एक पुरस्कार है, इंद्रजाल है और ममता। ये 4 कहानियाँ हैं जो विगत वर्षों में पूछी गई हैं। अब आप देखेंगे कि ममता आपके पाठ्यक्रम भी है, फिर अब ममता को पूरा डिटेल में हम वहाँ पढ़ेंगे जब हम पाठ शुरू करेंगे। तो इन 4 कहानियों का नाम याद रखिएगा कि आकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल, ममता कहानी विधा की रचना है और इनके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। 3 उपन्यास इन्होंने 3 उपन्यास तो इन्होंने 3 ही लिखा और यही तीनों उपन्यास अक्सर पूछे गए हैं कि पहला उपन्यास इन्होंने कंकाल, दूसरा तीतली और तीसरा जो है इरावती। इरावती ये पूरा नहीं कर पाए थे, अपूर्ण थे, बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद ये 3 उपन्यास हो गए, यानी इस तरह हम देखें कि जयशंकर प्रसाद 4 कहानी लिखे हैं, कहानी बहुत लिखे हैं लेकिन 4 कहानी जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो इन 4 कहानियाँ, इसको रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 3 उपन्यास को याद कर लीजिएगा, कंकाल, तीतली, इरावती। इसके बाद काव्य ये लिखे हैं, कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध इनका महाकाव्य है, कानन कुसुम और आंसू। ये 3 रचनाएं काव्य की हैं यानी कविता में हैं, इनको कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा कामायनी, कानन कुसुम और आंसू ये इनके काव्य हैं। इसके बाद इन्होंने नाटक, ही इनकी प्रसिद्धि नाटककार के रूप में है और कहानीकार से अच्छे ये नाटककार हैं और नाटकों में ऐतिहासिक नाटककार हैं, ऐतिहासिक नाटककार हैं यानी इतिहास से संबंधित इनके सब नाटक लिखे गए हैं, जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, ये इनके नाटक। यानी इस तरह हम देखते हैं कि 5 नाटक बड़े महत्वपूर्ण हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, एक घूंट और ध्रुव स्वामिनी, ये इनके नाटक हैं जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस तरह जो है इनकी ये रचनाएं हैं। चूँकि बात 10 नंबर की है और एक एक नंबर महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उस 10 नंबर के लिए, उस 10 अंक के लिए हम यहाँ ये इन रचनाओं को हम देख रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा रचनाएं नहीं हैं, यानी देखें कि 5 रचनाएं यहाँ हैं, अब 5 और 3 8, 3 11 और 4 19 रचनाएं ये ऐसे 5-5 6 रचनाएं, 3 किसी की 3 4 5 औसतन 6-7 रचनाएं सभी लेखकों की हैं, उनको आप तैयार कर लेंगे तो उसमें से 4-5 अंक तो आपको मिल ही जाने हैं। तो जो तीसरे लेखक हैं वो हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। और ये बख्शी जी जो है, इनका निबंध आप में है क्या लिखूं, ये संकलित पाठ है। इनके अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1894 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1971 ईस्वी में हुई थी। माता का नाम इनके श्रीमती मनोरमा देवी तथा पिता का नाम पुन्नालाल बख्शी था, यानी पदुमलाल इनका नाम था। और उधर चूँकि इनका जन्म जो है जबलपुर में हुआ था, मध्य प्रदेश में है जबलपुर जिला, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो उधर जो है पिता के नाम, अपने नाम के साथ पिता का नाम भी लगा करके लिखा जाता है। तो वहीं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी यानी पुन्नालाल इनके पिताजी का नाम था और पदुमलाल इनका नाम था, तो जोड़ के नाम बन गया पिता के नाम के साथ पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। जन्म 1894 ईस्वी, मृत्यु 1971 में। माता का नाम मनोरमा देवी और पिता का नाम पुन्नालाल बख्शी। जन्म स्थान इनका जबलपुर है। ये यानी पिछले जो 2 लेखक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, ये दोनों उत्तर प्रदेश से हैं। इसमें ये पदुमलाल जी है, बख्शी जी जबलपुर यानी मध्य प्रदेश के हो गए। इनकी रचना की अगर बात करें हम तो पूछी गई जो रचनाएं हैं वो मकरंद बिंदु है, कई बार पूछी गई है, पंचपात्र है, पद्म पवन है। ये 3 इनके निबंध हैं जो पूछे गए हैं। यानी एक क्या लिखूं भी निबंध है। निबंध की एक श्रेणी होती है ललित निबंध, तो क्या लिखूं जो है वो निबंध में ही आता है, उतना गहरा
पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, आपको केवल ये है कि ये रचना किस विधा की है। 1-2 प्रश्न इससे आते हैं, तो विधा इसीलिए हमने यहाँ विधा का जिक्र कर दिया, नहीं तो लेखक और रचना ही महत्वपूर्ण होती है। तो 3 इनके निबंध, 4 निबंध हो गए, यानी मकरंद बिंदु पहला, पंचपात्र दूसरा, पद्म पवन तीसरा और क्या लिखूं चौथा। क्या लिखूं को तो आपको विस्तार से पढ़ना है। साहित्य विमर्श एक आलोचना है जो कई बार पूछी गई है। जब आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो देखेंगे कि साहित्य विमर्श कई बार पूछी गई, क्योंकि ये कहीं इनकी आलोचना है और ये आलोचना कई बार पूछी गई है, तो इसको आप यहाँ से तैयार कर लेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो तीसरे लेखक हैं पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी, इनका जन्म स्थान जन्म समय जो है 1894 ईस्वी, मृत्यु 1971 ईस्वी। माता का नाम श्रीमती मनोरमा देवी, पिता का नाम पूर्णालाल बख्शी, जन्म स्थान जबलपुर मध्य प्रदेश। और रचनाओं में बात करें तो मकरंद बिंदु, पंचपात्र और पद्म पवन क्या लिखूं ये निबंध और साहित्य विमर्श आलोचना है। जो चौथे लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहीं जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं वही हैं। वो एक अच्छे वक्ता भी थे, अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे, अच्छे समाज सुधारक भी थे और अच्छे जो है वो लेखक भी थे। और लेखकों में ये मुख्य रूप से निबंध, यात्रा साहित्य और आत्मकथा भी लिखे हैं। देखते हैं कि इनका जन्म 1884। अब याद करिए कि हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहासकार है जो 1884 में जन्म लिया। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म भी 1884 ईस्वी है और इनका भी 1884 ईस्वी है। इस तरह आप एक जन्म तिथि से आप 2 लेखकों को याद कर सकते हैं, यानी राजेंद्र प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों 1884 ईस्वी में जन्म लिए। हाँ, उनकी मृत्यु 1941 में हुई थी और इनकी 1963 में हुई थी। बड़ा लंबा जीवित रहे ये। तो जन्म तिथि जो है 1884 ईस्वी हो गई और मृत्यु तिथि 1963 ईस्वी हो गई। इनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी तथा पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका जन्म स्थान छपरा जिला है बिहार में, और छपरा में एक जीरादेई गांव है, उसी जीरादेई गांव में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही योग्य और बहुत ही योग्य कहें कि यह व्यक्ति थे, LLB किए थे, वकालत की पढ़ाई किए थे और अच्छी जो है इनको वकालत की अच्छी जानकारी थी। ये भारत के राष्ट्रपति पद तक को सुशोभित किए हैं। और अगर इनकी रचनाओं को देखें तो इनकी रचनाएं 3 रूपों में हम बांट सकते हैं जो पूछी गई हैं। निबंध इनके हैं भारतीय संस्कृति, पढ़ना है इसका अंश। ये एक भाषण कहीं दिए हैं, उस भाषण का ही ये संकलित रूप है, उसको लिख करके रखा गया है, वो निबंध है। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इनका क्या दृष्टिकोण है भारतीय संस्कृति के प्रति, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। दूसरी इनकी रचना है गांधी जी की देन, और तीसरी जो रचना है शिक्षा और संस्कृति, और इसके बाद एक रचना है साहित्य। यही जो 4 निबंध हैं जो कई बार पूछे गए हैं कि भारतीय संस्कृति की इनकी रचना है, गांधी जी की देन किनकी रचना है या किस विधा की रचना है, तो भारत गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, निबंध विधा की रचना है। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, और ये किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। साहित्य हम पढ़ रहे हैं, लेकिन साहित्य नाम से इन्होंने एक निबंध भी लिखा है। तो साहित्य निबंध किसने लिखा है, तो साहित्य निबंध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। एक यात्रावृत्त लिखा है। यात्रावृत्त का मतलब होता है, इसको हम यात्रा साहित्य भी कहते हैं। ये गद्य की नई विधाएं हैं। नई विधाओं से मतलब है कि जैसे आदमी अभिव्यक्त नाटक के रूप में अपनी अभिव्यक्ति को किया, गद्य के, इसीलिए गद्य के कई रूप मिलते हैं ना, नाटक के रूप में अभिव्यक्ति मिलती है आपको, निबंध के रूप में अभिव्यक्ति मिलेगी विचार की, या कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में, डायरी के रूप में, पत्र साहित्य के रूप में। यात्रा साहित्य ऐसे होता है कि जब कोई लेखक किसी यात्रा पर जाता है और उस यात्रा में वो जो देखता है, हर आदमी का अपना अलग दृष्टिकोण होता है घटनाओं को देखने और
देखने का। तो आप भी अगर यात्रा करते होंगे तो उस यात्रा में जाते होंगे तो उस यात्रा में जो कुछ देखते होंगे, अगर 4 लोग यात्रा करने एक साथ जाएं तो चारों से अगर किसी एक चीज़ के बारे में पूछा जाए तो चारों अलग अलग रूप में बताएंगे। ये इसलिए अलगाव होता है कि हर आदमी वैचारिक रूप से भिन्न भिन्न स्तर पे रहता है और देखने का जो ढंग होता है वही दृष्टिकोण कहलाता है कि हर व्यक्ति किसी घटना या किसी वस्तु को देखने का क्या ढंग है उसका, वह उस व्यक्ति का दृष्टिकोण कहलाता है। तो जो यात्रा साहित्य होती है कि उस यात्रा को आप किस ढंग से देखते हैं या जिस जगह की आप यात्रा कर रहे हैं तो उसका भूगोल क्या है, उसका ऐतिहासिक रूप में महत्व क्या है, भौगोलिक रूप में महत्व क्या है, उसका वैज्ञानिक रूप में क्या महत्व है, उसका सामाजिक रूप में क्या महत्व है या उसका पौराणिक रूप में क्या महत्व है। तो हर स्थान का एक भूगोल होता है, भौगोलिक परिवेश होता है, उस स्थान का एक इतिहास होता है। उसके बाद वहाँ की का जो वो है पौराणिक रूप, अगर कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है तो हम उससे देखते हैं कि पौराणिक रूप या धार्मिक रूप से वो कैसा है। फिर हर स्थान का एक सामाजिक परिवेश होता है, वहाँ की बोली अलग होगी, भाषा एक हो सकती है, बोली अलग होगी, रहन सहन, खान पान इत्यादि चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो उन सबको देखने का ढंग क्या है वह यात्रा साहित्य यानी अपनी यात्रा का वर्णन हम करते हैं। यानी पूरा जो यूरोप महाद्वीप है, अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से आप लोग इसको बेहतर पढ़े होंगे भूगोल में कि भूगोल में पूरे धरती को या ग्लोब को, पूरे विश्व को कई महाद्वीपों में बांटा गया, उसमें एक यूरोप महाद्वीप भी है। तो ये जब यूरोप गए थे, यूरोप के राष्ट्रपति रहने के दौरान इन्होंने जब यूरोप की यात्राएं की, यूरोप के कई देशों की जब यात्राएं की, उन यात्राओं का वर्णन इन्होंने इसमें किया है कि मेरी यूरोप यात्रा, इसलिए उसको हम यात्रा साहित्य में रखते हैं। इसके बाद इन्होंने एक आत्मकथा लिखी है जो कई बार पूछी गई कि मेरी आत्मकथा। तो विधा तो रटने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे अब आई कि मेरी आत्मकथा, तो आत्मकथा लिखा ही हुआ है। और आत्मकथा को मैं बता दूं कि जब कोई लेखक अपने ही बारे में या अपने जीवन की किसी घटना को लिपिबद्ध करता है तो वह आत्मकथा कहलाती है। और वही लेखक अगर किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को लिखता है, लिपिबद्ध करता है तो वह जीवनी हो जाती है। यही जीवनी और आत्मकथा में अंतर होती है। यानी आत्मकथा, आत्म माने स्वयं की कथा, यानी लेखक अपने घटना को खुद लिख रहा है तो आत्मकथा। और वही लेखक अगर दूसरे के जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना को लिख रहा है तो वो जीवनी हो जाती है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आत्मकथा लिखी है, मेरी आत्मकथा, और उसी आत्मकथा को कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि इन्होंने 3 विधाओं में रचना की। एक निबंध में इन्होंने 4 निबंध लिखे, भारतीय संस्कृति, गांधी जी की देन, शिक्षा और साहित्य, एक साहित्य। और यात्रावृत्त में मेरी यूरोप की यात्रा, जब भी यूरोप की बात आए तो समझिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और यात्रा साहित्य है। यात्रा है तो यात्रा साहित्य है, आत्मकथा है तो आत्मकथा, विधा है तो विधा रटने की जरूरत नहीं है। रचना है, आप रचनाकार को याद कर लिए कि मेरी आत्मकथा यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरी यूरोप यात्रा यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारतीय संस्कृति गांधी जी की देन, शिक्षा और साहित्य, और शिक्षा और संस्कृति और साहित्य, ये जो है इनकी रचनाएं हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। देखिए 5वें नंबर के जो गद्य लेखक हैं या गद्यकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करें तो इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। इनकी माता का नाम मनरूपा देवी तथा पिता का नाम रवि सिंह था। और इनका जो जन्म स्थान है वो मुंगेर ज़िला है बिहार में, वहीं सिमरिया घाट एक जगह है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। बहुत ही अच्छे कवि भी रहे हैं, कवि के रूप में इनकी अधिक पहचान है, लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने निबंध भी लिखा है और अच्छे निबंध लिखे हैं। लेकिन मुख्य रूप से मूलतः ये स्वभावतः एक कवि हैं। राजनीतिज्ञ भी रहे हैं, राजनीति ये अच्छी जानते थे और राज्यसभा में ये मनोनीत होके गए थे
और उसी समय इन्होंने एक कविता लिखी थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वहाँ जब गए और पार्लियामेंट की यानी संसद की जो वो देखे, ऐशो आराम देखे, जो विलासिता भरा जीवन सांसदों का देखे, और 2 वर्षों में इन्होंने जो अनुभव किया, उसके बाद इन्होंने आग उगलती कविताओं को लिखा कि ये जनता के पैसे पर ये सांसद कैसे जो है वो भोग विलास में लिप्त हैं, जनता की सेवा के नाम पे चुन के आए हैं, और कैसे जनता का शोषण हो इसके लिए कैसे वो कानून बनाते हैं, इस पर इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को लिखा। और यहाँ आपके इनकी अगर हम बात करें रचनाओं की, तो इन्होंने निबंधों के रूप में इन्होंने देखिए अर्धनारीश्वर, बहुत ही अच्छा निबंध है। शंकर जी को कहते हैं आधा नारी और आधा जो है पुरुष वाले रूप को अर्धनारीश्वर कहा गया है कि आधा नारी और आधा पुरुष। फिर वट पीपल और वट वृक्ष, ये 2 अलग अलग निबंध इनके हैं। एक वट पीपल नाम से है, एक वट वृक्ष नाम से है। उजली आग रेती के फूल, ये इनके 5 निबंध हैं जो कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। यानी अर्धनारीश्वर याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर, वट पीपल, वट वृक्ष, उजली आग, रेती के फूल। इसमें भी अगर रेती के फूल की बात करें तो इस रेती के फूल को कई बार पूछा गया है। इसको विशेष रूप से तैयार कर लीजिएगा कि रेती के फूल किस लेखक की रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है। किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। रश्मि रथी खंड काव्य है, पढ़ना है, ये महाकाव्य है। कुरुक्षेत्र जो महाभारत का युद्ध है उसी को बिल्कुल आधुनिक रूप में इन्होंने कविता के रूप में लिखा है। तो ये पूछा है। आपके पाठ्यक्रम में इनका संकलित पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और यह इसी अर्धनारीश्वर से ली गई है। उसी का एक अंश है, अर्धनारीश्वर निबंध का अंश है जो आपके पाठ्यक्रम में है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो इस तरह जो 5वें आपके लेखक हैं आपके पाठ्यक्रम में, उनका जन्म स्थान 1908, नाम रामधारी सिंह दिनकर, मृत्यु 1974 ईस्वी, माता का नाम मनरूपा देवी, पिता का नाम रवि सिंह। जन्म स्थान की बात करें तो बिहार में मुंगेर जिला में सिमरिया घाट पर इनका जन्म हुआ था। अगर किस कालखंड के ये कवि हैं, हालांकि इसको हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, तो कालखंड की बात करें तो ये शुक्लोत्तर युग के गद्यकार हैं। अब ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के हैं, राजेंद्र प्रसाद भी शुक्ल युग के हैं, पद्मलाल पूनालाल बख्शी भी शुक्ल युग के हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी जयशंकर प्रसाद भी शुक्ल युग के ही गद्यकार हैं। तो वो जो 4 लेखक हैं वो चारों शुक्ल युग के हैं। और साथ में अगर इनकी बात करें तो ये शुक्लोत्तर युग के हैं। ये इसके बाद के जो तीनों हैं, यानी भगवत शरण उपाध्याय 6ठे नंबर के हैं, ये भी शुक्लोत्तर युग के हैं। और इसके बाद जो है ये जयप्रकाश भारती हैं, ये भी शुक्लोत्तर युग के हैं। तो 7 में जो शुरू के 4 लेखक हैं वो शुक्ल युग के हैं, और जो बाद के 3 लेखक हैं वो तीनों शुक्लोत्तर युग के हैं। तो याद रखिएगा कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित कुल 7 गद्य लेखक हैं। 7 में जो शुरू के 4 हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पद्मलाल पूनालाल बख्शी, ये चारों शुक्ल युग के हैं। और इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, भगवत शरण उपाध्याय, और 7वें जो हैं वो जयप्रकाश भारती, जो उन्होंने लिखा है कि पानी में चांद और चांद पर आदमी, वो निबंध संकलित है आप में, वो ये तीनों जो है शुक्लोत्तर युग के हैं। तो इनकी दिनकर की रचनाओं को एक बार फिर देख लीजिए कि अर्धनारीश्वर कई बार पूछा गया है, और ये रेती के फूल, ये 2 रचनाएं जो हैं निबंध की कई बार पूछी गई हैं। 1 या 2 बार वट वृक्ष, 1 या 2 बार वट पीपल, और उजली आग 3-4 बार पूछा गया है। तो तैयार कर लेंगे। रश्मि रथी को पढ़ना ही है कुरुक्षेत्र काव्य के रूप में। तो खैर यहाँ तो चूँकि गद्य का है तो काव्य
की वाली रचना नहीं भी आप याद करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन इन्होंने गद्य जो गद्य रचनाएं की हैं, जिनको मैं यहाँ वो बता रहा हूँ या जिनका मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, वो जो है इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, उनको आप तैयार कर लेंगे। छठे नंबर के लेखक की अगर बात करें तो भगवत शरण उपाध्याय हैं। भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1982 ईस्वी में हुई थी। इनकी माता का नाम महादेवी, अभी ये ना याद ये भूल न समझिएगा कि महादेवी मतलब वो जो महादेवी वर्मा है उनकी बात नहीं, ये इनकी माँ हैं, इनका नाम महादेवी है। पिता का नाम इनके रघुनंदन उपाध्याय है, यानी भगवत शरण उपाध्याय के पिताजी का नाम रघुनंदन उपाध्याय था। इनका जो जन्म स्थान है वो ये भी उत्तर प्रदेश के ही हैं। उत्तर प्रदेश में बलिया ज़िले में एक उजियारपुर गांव है, उसी उजियारपुर गांव के ये गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाओं की बात करें तो भगवत शरण की रचनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन रचनाओं को कई बार पूछा गया है और मुख्य रूप से ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। और बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहने का मतलब होता है कि एक ही लेखक कई विधा में रचना करे। जैसे इनकी अगर बात करें तो क्यों बहुमुखी हैं, क्योंकि इन्होंने निबंध भी लिखा है, आलोचना भी लिखा है, यात्रावृत्त भी लिखा है और संस्मरण भी लिखा है। आइए देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट निबंध इनके कौन कौन हैं और इम्पॉर्टेंट आलोचनाएं कौन कौन हैं, यात्रावृत्त क्या हैं, संस्मरण क्या हैं, जो अब तक आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी संभावना है कि पूछे जाएंगे। जैसे खून के छींटे, जब आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे देखेंगे तो कई वर्षों में आएगा खून के छींटे के रचनाकार कौन हैं, या खून के छींटे किस विधा की रचना है, तो खून के छींटे निबंध विधा की रचना है। इनके लेखक कौन हैं, तो लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। इसके बाद इतिहास के पन्नों पर इसको भी देखेंगे, कई बार पूछा गया है, विश्व को एशिया की देन। एशिया एक महाद्वीप है। अभी देखिए राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा था, मेरी यूरोप यात्रा, वो यात्रा साहित्य था, और यह विश्व को एशिया की देन यानी ये निबंध है। इसके बाद आलोचना में अगर इनके देखें तो इंडिया इन कालिदास, साहित्य और कला और विश्व साहित्य की रूपरेखा, ये तीन इनकी आलोचनाएं हैं। आलोचना की अगर हम बात करें तो गुण और दोष दिखा करके और किसी एक पक्ष में खड़ा हो जाना, यानी गुण के उसकी विशेषता में अच्छी विशेषता और बुरी विशेषता दोनों को बताना और फिर किसी एक पक्ष पे जाके खड़ा हो जाना, इस साहित्य की यह विधा आलोचना कहलाती। इन्होंने तीन महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी आलोचनाएं हैं जो कई बार पूछी गई हैं, यानी इंडिया इन कालिदास, साहित्य और कला और विश्व साहित्य की रूपरेखा, ये तीनों इनकी आलोचनाएं हैं, याद कर लीजिएगा, विगत परीक्षाओं में पूछी गई हैं। इसके बाद यात्रावृत्त, अब वहाँ लिखे थे मेरी यूरोप यात्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है। इनके यात्रावृत्त की बात करें तो सागर की लहरों पर देखेंगे आप, क्वेश्चन बैंक में कई बार पूछा गया है कि साहित्य की लहरों पर किस विधा की रचना है, तो साहित्य की लहरों पर यात्रा साहित्य की रचना है। यात्रा साहित्य को यात्रावृत्त भी कहते हैं, तो दुविधा में न रहिएगा कि यात्रावृत्त और यात्रा साहित्य दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों यात्रा साहित्य ही हैं। इसके बाद संस्मरण की बात करें तो संस्मरण में ठूठायाम, कई बार पूछा गया है कि ठूठायाम किसकी रचना है, तो ठूठायाम भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। ठूठायाम किस विधा की रचना है, तो ठूठायाम जो है संस्मरण है। चूँकि संस्मरण वह विधा होती है कि कोई याद रह जाती है, कोई स्मृति में कोई बात रह जाती है और वो जब याद आ जाए और उसके बारे में आदमी विस्तार से लिपिबद्ध कर दे उस स्मृति को, उस याद को, तो वह विधा संस्मरण कहलाती है। जैसे बहुत लोगों के पास पीपल का पेड़ रहता है, पुराना हो जाता है, तो गांव में लोग उसके बारे में बताते हैं कि यहाँ एक पीपल का पेड़ था और वर्तमान पीढ़ी नहीं जानती है, तो वो उनकी जो देखा है, जो बुजुर्गों ने उस पीपल के पेड़ को देखा है, तो वो उनकी स्मृति में है और उसको वो लिख नहीं पाते हैं। अगर उसी को लिख दिया है तो संस्मरण हो जाएगी, बशर्ते कि वो मौखिक रूप में संस्मरण ही कहा जाता है। अगर कोई पुरानी चीज़ जो पहले थी और अब नहीं है और उसके बारे में कोई बता रहा है तो वही संस्मरण हो जाता है। तो यहाँ ठूठायाम
नाम से ही लग रहा है कि कोई आम रहा होगा जो ठूठा हो गया होगा, मतलब उसके पत्ते झड़ गए होंगे, उस पे फल नहीं आते होंगे और धीरे धीरे उसकी लकड़ियाँ भी सड़ के ख़त्म हो गई होंगी, उसकी स्मृति है, उसकी याद इनके भीतर है और उसी को लिपिबद्ध कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो संस्मरण है। तो याद रखिएगा, संस्मरण वो विधा होती है कि कोई चीज़ या कोई व्यक्ति जिनसे लगाव रहा वो अब नहीं है और उसके बारे में याद के आधार पर जब लिपिबद्ध कोई लेखक करता है तो वो संस्मरण हो जाता है। तो दो संस्मरण इनके बड़े महत्वपूर्ण हैं भगवत शरणोपाध्याय जी के, एक ठूठा आम और दूसरा मंदिर और भवन। ये इनके दो संस्मरण हैं। इनकी जो रचना है वो अजंता है। अजंता एक गुफा है, उसी के बारे में जो है ये निबंध संकलन आपके पाठ्यक्रम में है, उसको हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो 7वें नंबर के या जो गद्यकार हैं, ये आपके पाठ्यक्रम में जिनकी रचना संकलित है वो हैं जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती के अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म सन 1936 ईस्वी में हुआ था और 1936 में इनका जन्म हुआ। मुंशी प्रेमचंद 1936 में कफन लिखे। कफन कहानी उनकी अंतिम कहानी थी और गोदान उनका अंतिम उपन्यास था, वो पूर्ण किए और उसके बाद 1936 में वो मरते हैं और जयप्रकाश भारती जन्म लेते हैं। मृत्यु की बात करें तो ये 2005 में, यानी ये इस सदी तक जीवित रही, सदी जो 21वीं सदी है इसके आधे दशक तक जो है जीवित रहे हैं। माता का नाम इनके फूल रानी देवी था तथा पिता का नाम रघुनाथ सहाय था। इनका जन्म स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मेरठ ज़िले में इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो निबंध इनके हैं अनंत प्रकाश, कई बार पूछा गया है, अथाह सागर, हिमालय की पुकार। ये हिमालय की पुकार भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये 3 निबंध इनके बड़े इम्पॉर्टेंट हैं जो पूछे गए हैं, अनंत प्रकाश, अथाह सागर, हिमालय की पुकार। किस विधा की रचनाएं हैं तो ये तीनों निबंध हैं। एक संस्मरण है जो कई बार पूछा गया है कि उसका बचपन यूं बीता। संस्मरण है, संस्मरण में बताया था कि जो कोई चीज़ या कोई व्यक्ति जो नहीं रहता है और उसकी याद के सहारे, स्मृति के सहारे अगर लिपिबद्ध कोई लेखक करता है तो संस्मरण हो जाता है। वो संस्मरण है उसका कि उसका बचपन यूं बीता, 1-2 बार पूछा गया है। ये एक विज्ञान पर आधारित एक इनकी रचना है, चलो चांद पर चलें। चलो चांद पर चलें, ये विज्ञान पर आधारित रचना है। उसके बाद एक बाल साहित्य होता है जो छोटे छोटे बच्चों के लिए जो छोटी छोटी चटकदार कहानियाँ लिखी जाती हैं, रोचक कहानियाँ लिखी जाती हैं जिनको बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अब तो बच्चे वो यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो जो है देखने लगे हैं या तमाम कार्टून आ गए। जब उन ज़मानों की बात है, साहित्य से ही जब बच्चों का भी मनोरंजन एक तरह से बाल साहित्य से होता था, चंपक वन की कहानियाँ चला करती थी हम लोगों के समय में। तो 2 बाल साहित्य इनके हैं जो कई बार पूछे गए हैं। एक है दुनिया रंग बिरंगी और दूसरा है बर्फ़ की गुड़िया। ये 2 बाल साहित्य है जो कई बार पूछे गए हैं। लेकिन हिमालय की पुकार मुख्य रूप से लिख लीजिएगा कि निबंध है और अथाह सागर, अनंत प्रकाश, इन तीनों निबंधों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। इसके बाद दुनिया रंग बिरंगी और बर्फ़ की गुड़िया, 5 रचनाएं तो विशेष रूप से तैयार कर लीजिएगा कि जो कई बार पूछी गई हैं। और आगे जो है हम लोग प्रश्न नंबर 2 से चर्चा करेंगे। यानी अब तक का जो 3 वीडियो हम देखे वो जो शुरू के 20 प्रश्न आते हैं, उन 20 प्रश्नों में जो 10 प्रश्न है वो गद्य साहित्य के इतिहास से रहता है और जो 10 प्रश्न है बाकी जो हिस्सा है आपके पाठ्यक्रम का जिसमें व्याकरण का कुछ हिस्सा है, रस, छंद, अलंकार इत्यादि और तमाम और सारी चीज़ें हैं, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि से मिला के 10 प्रश्न। तो इस तरह 20 ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, तो 20 में 10 ऑब्जेक्टिव के लिए अब तक हमने अध्ययन किया है। अगर आप इन वीडियो में हमने जिन रचनाओं का जिक्र किया है वो रचनाएं जिन विधाओं की रचनाएं हैं, अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो निश्चित 10 में से 8 नंबर आपको मिल जाएगा। आज इतना ही।